प्यारे विद्यार्थियों, आपका चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 का कल हिंदी का पेपर है और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष, आपका पेपर अच्छा हो। हम भी एक पेपर लेके आए हैं कक्षा 10 की हिंदी का। ये गद्यांश है, आप पढ़ लीजिए और इसके बाद हम इसके प्रश्नों की बात करते हैं। शैक्षिक प्रशासन के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं आता है? शिक्षकों की नियुक्ति करना, आपदा संबंधी स्थिति की समीक्षा, उपयोगी शिक्षण विधियों का चयन करना, शिक्षण सामग्री की व्यवस्था करना। तो आपका उत्तर है आपदा संबंधी स्थिति की समीक्षा करना, वह ये उत्तर है। प्रश्न नंबर 2, शैक्षिक प्रशासन का लक्ष्य क्या होता है? शैक्षिक प्रशासन का लक्ष्य क्या होता है? तो आपका उत्तर है विद्यालय संगठन पर नियंत्रण रखना। विद्यालय संगठन पर नियंत्रण रखना। प्रश्न नंबर 3, शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता क्यों होती है? शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता क्यों होती है? शैक्षिक लक्ष्यों के निर्धारण हेतु, बिल्कुल सही है। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, यह भी है। समाज के लक्ष्यों की पहचान हेतु, तो सभी है, तो द हो गया आपका उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 4 है शैक्षिक प्रशासन का लक्ष्य होता है। शैक्षिक प्रशासन का लक्ष्य होता है संगठन की कार्यशैली में सुधार लाना, संगठन पर नियंत्रण रखना, ए और ब दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर है दोनों ही है, ए और ब, तो स हो गया उत्तर। 5वां प्रश्न है विद्यालय में अनुशासन व्यवस्था लागू करने एवं शैक्षिक समस्याओं के निदान करने का उद्देश्य क्या हो सकता है? तो इसका आपका उत्तर है विद्यालय की कार्यशैली में सुधार करना, यानी ब है, विद्यालय की कार्यशैली में सुधार करना। आगे हैं निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 6 से 10। अंबर बने सुकों की चादर, धरती बने बिछौना, मिट्टी से सोना उपजाओ, इस मिट्टी से सोना। तो आप इस पद्यांश को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। प्रश्न नंबर 6, अंबर किसकी चादर बने हैं? दुखों की, दास्तानों की, भावनाओं की और सुखों की। तो छठे प्रश्न का उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों सुखों की, द उत्तर है। यह मिट्टी किसकी जननी है? जगती, माता, पिता और पुत्र। तो 7वें का उत्तर है आपका जगती, ए। रेगिस्तान के साधक बनना पंक्ति की पूर्ति सही शब्द में कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका कर्मयोग, यानी द। कर्मयोग के साधक बनना पंक्ति की पूर्ति सही शब्द में कीजिए। अगला प्रश्न है श्याम सलोना क्या पीकर मुस्कुराता है? श्याम सलोना क्या पीकर मुस्कुराता है? तो इसका उत्तर है दूध दही, यानी द। श्याम सलोना क्या पीकर मुस्कुराता है? दूध दही। और आगे हैं प्रश्न नंबर 10, खुशहाली हर घर में लाए बिगड़ी दशा रेगिस्तान, यह है सुधारे। खुशहाली हर घर में लाए बिगड़ी दशा सुधारे, ए। प्रश्न नंबर 11, मैं क्यों लिखता हूं पाठ में किस देश की यात्रा का वर्णन है? तो इसमें आपका उत्तर है जापान, यानी ब उत्तर है। 12वां, मूर्तिकार ने हिंदुस्तान में पत्थर ना मिलने के कारण क्या बताया है? क्या बताया इसने कारण? कि पत्थर विदेशी हैं, ए है 12 का उत्तर। फिर ये पहले के आगे अब दूसरा प्रश्न शुरू हुआ जो रेगिस्तानों का है। इसमें 6 है क्रोध, शांति, दुश्मनी, बुढ़ापा आदि संज्ञा के उदाहरण है। किस संज्ञा के उदाहरण है? तो आप सभी को पता है ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। कौन सी संज्ञा के है? भाववाचक संज्ञा की। दूसरा, वक्ता, श्रोता या अन्य का बोध कराने वाले सर्वनामों को कहते हैं। इनका बोध कराने वाले सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 3, मेरी कक्षा में रेगिस्तान छात्राएं पढ़ती हैं। मेरी कक्षा में रेगिस्तान छात्राएं पढ़ती हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण आपको लगाना है। तो आप इसमें करोगे 20, कोई भी कर सकते हैं। 10 छात्राएं पढ़ती है, निश्चित संख्यावाचक हो गया। 20 छात्राएं पढ़ती है, 30 छात्राएं, तो ये निश्चित संख्यावाचक है। चौथा, जो अव्यय शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों, पदबंधों या वाक्यों को मिलाते हैं वे रेगिस्तान कहलाते हैं। तो चौथे का उत्तर क्या है? आपका उत्तर है समुच्चय बोधक अव्यय। क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। हालांकि इस पेपर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 5वां देखो, सपट से शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए रेगिस्तान उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। विलोम अर्थक, तो ए
उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो इसमें ऐसा प्रश्न हो जाएगा। छठा, जो शब्दांश धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे कहते हैं। जो शब्दांश धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो आप सभी को पता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। आरंभ में जोड़ा जाता है उसको उपसर्ग कहते हैं। तो ये छठे का उत्तर है प्रत्यय। प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित अति लघुतार्थ प्रश्नों के उत्तर लगभग 20 शब्दों में यानी 2 लाइनों में देने। संधि विच्छेद से आप क्या समझते हैं? 2 उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। संधि विच्छेद से आप क्या समझते हैं? 2 उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। अविभाव समास के 2 उदाहरण लिखिए। आंखें फैलेना मुहावरे का अर्थ क्या है? जल माह तेल की गागरी बूंद नता में लागी लोकोक्ति का वाक्य प्रयोग लिखिए। इनके आपको मैं पांचों के एक साथ बता देता हूँ। 5 के इसमें काफ़ी प्रश्न है, 12 तक है। 5वां देखो, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ? छठा, हनुमान जयंती के अवसर पर काशी में क्या होता था? 7वां, छाया से कवि का क्या तात्पर्य है? 8वां, नागार्जुन की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। 9वां, छंदमुक्त कविता होने पर भी संगीतकार मन को बांधती है कैसे? 10वां, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है? 11वां, जार्ज पंचम की नागपाठ में भारत सरकार की किस मनोवर्ती पर व्यंग्य किया गया है? 12वां, हिरोशिमा पर कविता लिखने की प्रेरणा लेखक को कहाँ से मिलती है? तो हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर पर जाते हैं। तो हम तीसरे के सभी प्रश्नों की हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर पहला है, संधि विच्छेद से आप क्या समझते? इसका है, जब संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करके लिखा जाता है तब उसे संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे महोत्सव, महाप्लसोत्सव, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। अब अविभाव समास के 2 उदाहरण हैं। ये है अनुरूप, रूप के योग्य, प्रतिक्षण, क्षण के प्रतिक्षण। आंखें पहले लेना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखें पहले लेना मुहावरे का अर्थ है पहले जैसा व्यवहार न करना। और आगे, जल माह तेल की गागरी बूंद नता में लागी लोकोक्ति का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो भ्रष्टाचारियों के मध्य रहकर भी वह बेदाग रहा, सच में जल माह तेल की गागरी बूंद नता में लागी। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ? इस प्रश्न का उत्तर है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1864 में ग्राम दौलतपुर, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश में हुआ था। छठा, हनुमान जयंती के अवसर पर काशी में क्या होता था? हनुमान जयंती के अवसर पर काशी में 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन सभी होता था। 7वां, चयन से कवि का क्या तात्पर्य है? तो चयन से कवि का तात्पर्य अतीत के भ्रम में जीना। नागार्जुन की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। युगांतरा और शतरंखे पंखों वाली। 9वां, छंदमुक्त कविता होने पर भी संगीतकार मन को बांधती है कैसे? छंदमुक्त होने पर भी संगीतकार की कविता अर्थ की सादगी, सरलता और प्रभाविता में मन को बांधती है। 10वां प्रश्न, वास्तविक अर्थों से वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है? जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया है वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। प्रश्न नंबर 11, जार्ज पंचम की नागपाठ में भारत सरकार की किस मनोवृत्ति पर व्यंग्य किया गया है? तो जार्ज पंचम की नाग कहानी में भारत सरकार की राजनीतिक कमजोरी व सामंतशाही मनोवृत्ति पर व्यंग्य किया गया है। हिरोशिमा पर कविता लिखने की प्रेरणा लेखक को कहाँ से मिली? लेखक को हिरोशिमा पर कविता लिखने की प्रेरणा हिरोशिमा यात्रा के समय एक पत्थर पर उभरी मानव की छाया से मिली। अब आगे बढ़ते हैं खंड ब की तरफ। 4 से 16 45 शब्दों में लिखना है, 2-2 अंकों के हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताए जाएंगे। प्रश्न नंबर 4, आपके विचार से भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? 5वां, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गतोक लेखिका को किस तरह से मोहित कर रहा है? छठा, जलाए जाने वाले विदेशी वस्त्रों के ढेर में अधिकांश वस्त्र फटे पुराने थे परंतु दुलारी द्वारा विदेशी मिलों में बनी कोरी साड़ियों का फेंका जाना किस मानसिकता को दर्शाता है? सभी के उत्तर बताए जाएंगे। प्रश्न नंबर 7, लतिका गाना गा रही है, वाक्य में निहित क्रिया की परिभाषा उदाहरण से दीजिए। प्रश्न 8, गोपियों ने उद्धव के विरक्त भाव को किन उदाहरणों द्वारा प्रस्तुत किया है? प्रश्न नंबर 9, कार्तिक महीना और बाल गोविंद भक्त दोनों एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है? प्रश्न 10, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? प्रश्न 11, कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को जो सीख दिए क्या वह आज के युग के अनुकूल है? स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 12, शहनाई को सुशील वाद्यों में सहायक की उपाधि क्यों दी गई है? प्रश्न 13, मनुष्यों से मिलने वाला ज्ञान किसका परिचायक है? प्रश्न 14, लेखक ने स्त्री शिक्षा का विरोध करने वालों को क्या कहा है? प्रश्न 15, मंगलेश डबराल का जीवन परिचय एवं कृतित्व संक्षेप में लिखिए। प्रश्न 16, शिव प्रकाश का जीवन परिचय एवं कृतित्व संक्षेप में लिखिए। तो ये आपके 16 प्रश्न हैं। अब अपने इनके उत्तरों की तरफ जाते हैं। तो ये है चौथे का, क्योंकि बच्चों के स्वभाव में सरलता और भोलापन होता है, इसलिए अपनी मनपसंद चीजें मिल जाने पर वे क्षण भर में ही रोना धोना भूलकर खेलने में मस्त हो जाते हैं। इसी स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण बालक भोलानाथ अपने खेलते कूदते साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है और उनके साथ खेलने में मगन हो जाता है। 5वां, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नया गतोक। तो इसका उत्तर हम देखते हैं। झिलमिलाते सितारों
की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को काफ़ी सम्मोहित कर रहा था। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बन रहे थे। सितारों भरी रहस्यमयी रात्रि में लेखिका को ऐसा लग रहा था कि मानो उसका सब कुछ स्थगित हो गया है, वह प्राण रहित होकर एक दृश्य शून्य में खो गई हो। प्रश्न नंबर 6, जलाए जाने वाले विदेशी वस्त्रों के ढेर में अधिकांश वस्त्र फटे पुराने थे। तो इसका उत्तर है दुलारी द्वारा विदेशी मिलों में बनी कोरी साड़ियों का फेंका जाना उसकी इस मानसिकता को दर्शाता है कि यदि देश में से प्रेम है तो उसके लिए मन में पूर्ण निष्ठा भी होनी चाहिए, लालच का कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए, देश के प्रति हर प्रकार के त्याग की भावना सर्वोपरि होनी चाहिए। 7वां प्रश्न का उत्तर देखिए आप। लतिका गाना गा रही है, वाक्य में गा रही है सकर्मक क्रिया है। परिभाषा जिन क्रियाओं के व्यापार या कार्य का फल कर्ता पर न पढ़कर क्रम पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उपयुक्त उदाहरण में गा रही क्रिया के व्यापार का फल गाना क्रम पर पड़ रहा है, ये एक सकर्मक क्रिया है। प्रश्न 8वां, गोपियों ने उद्धव के विरक्त भाव को कमल के पत्ते से जो कि पानी में रहकर भी उसे अछूता रहता है और तेल की गागर से जिस पर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उदाहरणों द्वारा प्रस्तुत किया है। 9वें प्रश्न का उत्तर, कार्तिक महीना आते ही भक्त की प्रभातियां शुरू हो जाती है, इससे कार्तिक महीने की सुबह मुखरित हो उठती है। वे तड़के नदी स्नान को जाते और लौटते समय अपने मधुर गायन शुरू कर देते। इस प्रकार कार्तिक महीना और भक्त एक दूसरे से संबंधित है। 10वां, बच्चे की मुस्कान सहज तथा स्वाभाविक होती है, वह निश्चल निस्वार्थ और निष्काम होती है, जबकि बड़ों की मुस्कान में कृत्रिमता होती है। वे अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए मुस्कान बिखेरते हैं, अर्थात उनकी मुस्कान अवसर के अनुसार चालाकी भरी तथा औपचारिक होती है। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न का उत्तर देखते हैं। कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को जो सीख दी वो देखिए। कन्यादान कविता में माँ द्वारा बेटी को दी गई सीख उसके अपने अनुभव की उपज है। उसने ससुराल वालों तथा मायके वालों के व्यवहार का अंतर देखा है। वह ससुराल वालों में होने वाले शोषण की व्यथा समझती है। आज भी स्थिति लगभग वैसी है, अतः यह सीख पूर्णतः आज के युग के अनुकूल है। प्रश्न नंबर 12, शहनाई वाला कि सुशील वाद्यों का अभिप्राय है सुराख वाले वाद्य जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है, जिसके अंतर्गत शहनाई, मुरली, वंशी, मूर्धंग आदि आते हैं। ऐसे सभी छिद्र वाले वाद्यों में शहनाई सबसे मोहक और सुरीली होती है, इसलिए उसे शाह ए नए अर्थात जैसे सुशील वाद्यों की शाह कहा गया है। मनुष्यों से मिलने वाला ज्ञान किसका परिचायक है? मनुष्यों से मिलने वाला ज्ञान उसकी सहज संस्कृति का परिचायक है। मनुष्यों से मिलने वाला ज्ञान उनकी सहज संस्कृति के कारण ही हमें प्राप्त होता है। वे कभी बैठे नहीं रहते, उनकी सतत चेतना अवस्था में ज्ञान की खोज में लगी रहती है। वे कभी भी संतुष्ट होकर नहीं बैठते हैं। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर है, लेखक महावीर प्रसाद ने स्त्री शिक्षा का विरोध करने वालों को पागल बात से दुखी होने वाला और गृहस्थ कहा है। आशय यह है कि जो व्यक्ति विक्षिप्त यानी पागल हो, जो किसी भी बात से दुखी हो जाते हैं या जिन पर किसी दुष्ट ग्रह का कोप हो, केवल वही स्त्री शिक्षा का विरोध कर सकते हैं। और 15 का उत्तर है, मंगलेश डबराल का जन्म सन 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल के काफल पानी गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा देहरादून में ही हुई है, लेकिन दिल्ली आकर उन्होंने अनेक समाचार पत्रों में संपादन का कार्य किया। उन्होंने पहाड़ पर लालटेन घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज़ भी एक जगह है जैसे काव्य संग्रह लिखे। आजकल वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर, शिव प्रकाश का जन्म सन 1947 ईस्वी में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई कर एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले शिव प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में भी था। फिलहाल वे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद भोपाल में रहते हैं और वसुंधा संपादन से जुड़े हैं। उनके प्रमुख उपन्यास जलते जहाज पर, बीच में विनय, उत्तर जीवन कथा, ईंधन, ज्योतिरथ के सारथी। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। खंड से आ गया है। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित प्रत्येक गद्यास की सहप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो ये गद्यास दे रखा है, अथवा में एक और गद्यास है, दोनों में से एक करना है। उसी प्रकार 18 नंबर है, तारासी, तरुणी, तामे, टाटी, झिलमिली होती। तो ये 2 पद्यास है, नीचे विकल्प दोनों पद्यासों में से एक की सहप्रसंग व्याख्या करनी। किस कविता से लिया गया है, किस पाठ से लिया गया, इसकी चर्चा हम आगे नहीं अभी कर लेते हैं अपने जस्ट। देखो प्रसंग है, प्रस्तुत गद्यास सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित सस्मरणीय मानवीय करुणा की दिव्य चमक से लिया गया है। अब बाकी आप इसको पढ़ लेना। और इसके जो अथवा में है उसके बारे में देखो क्या है। ये है प्रस्तुत गद्यास हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के संकलित आत्मकथा एक कहानी है, ये से लिया गया है। इसकी लेखक मनु भंडारी हैं। और पद्यास की बात करते हैं तो पद्यास में पहला पद्यास क्या है? प्रस्तुत पद्यास रीतिकालीन दरबारी कवि देव द्वारा रचित कवित्त से लिया गया, जिसमें कवि ने तारों से भरे आकाश की सुंदरता का मनोहारी वर्णन किया है। चांदनी रात का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि तारों से भरी हुई रात इस प्रकार झिलमिला रही है मानो किसी युवती ने तारा जड़ित वस्त्र पहन रखे और चांदनी रात में तारे मोतियों की माला
निकलने वाली चमक मल्लिका के मकरंद के समान मनमोहक लग रही है। आकाश दर्पण के समान स्वच्छ तथा उज्जवल दिखाई दे रहे हैं। उसमें सुशोभित राधिका प्रकाश के समूह के समान उज्जवल लग रही है और चंद्रमा तो उसकी परछाई सी जान पड़ रहा है। अथवा वाला है विकल विकल, तो इसका ये देख रहे हैं आप शिक्षित भाग 2 की कविता उत्साह से लिया गया है और कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और आप ये व्याख्या देख सकते हैं, इसके आधार पर आप ये व्याख्या कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 क्या है? साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार राम लक्ष्मण परशुराम स्वाद पाठ के आलोक में लिखिए। तो इसके मैं बताता हूँ आपको 19वें पाठ का प्रश्न का उत्तर। मनुष्य में साहस और शक्ति रूपी सद्गुण हो तो उसका व्यक्तित्व और भी आकर्षक हो जाता है। साथ ही इन गुणों के साथ विनम्रता का समावेश हो जाए तो वह व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। साहसी व्यक्ति को घमंड और उदंडता भरा व्यवहार उसे सम्मान नहीं दिलवा पाता, अपितु हास्य का पात्र बना देता है। परशुराम जी का उदाहरण सामने है। वे स्वयं को पराक्रमी बाल ब्रह्मचारी क्षत्रिय कुलनाशक कहते और कड़वे वचन कहते हुए अपने फर्ज का बेस सबको दिखाते हैं तो कोई भी उन्हें पसंद नहीं करता। लक्ष्मण भी उग्र कठोर और असंयमी होकर उदंडता भरा व्यवहार करने लगता है तो उसकी शक्ति खटकने लगती है, जबकि राम साहस और शक्ति के साथ सभा में विनम्रता का भी परिचय देते हैं और सभासदों का हृदय जीत लेते हैं। अतः साहस और शक्ति के साथ विनम्रता भी आवश्यक है। आगे देखिए, इसके अथवा में है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? आत्मकथा कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि हिंदी साहित्य में न जाने कितने महान लेखकों की आत्मकथा को पढ़कर उनकी कमियों का मजाक बनाते हैं। कवि अपना मजाक नहीं बनवाना चाहते हैं। कवि अपने परपक्षी मित्रों की असलियत दुनिया के सामने लाकर उनको शर्मिंदा नहीं करना चाहते और कवि अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए मधुर पलों को अपनी उज्जवल गाथा के रूप में देखते हैं और उन्हें किसी के साथ बांटना नहीं चाहते। कवि को यह भी लगता है कि उन्होंने अभी तक ऐसी कोई उपलब्धि हासिल भी नहीं की है जिसे पढ़कर किसी को खुशी मिलेगी या जिसे पढ़ने में किसी की कोई रुचि हो। उन्हें लगता है कि उनका जीवन केवल कष्टों से भरा हुआ है, अतः वे अपने कष्टों को लोगों को बताना नहीं चाहते तथा उन्हें अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं। यही कारण है कि कवि अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते। प्रश्न नंबर 20 देखिए, सिद्ध कीजिए कि हालदार साहब सच्चे देशभक्त थे। हालदार साहब सच्चे देशभक्त थे, ये उत्तर है। उनके मन में क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस के प्रति सच्चा सम्मान था, इसलिए वे जब भी कस्बे से गुजरते उनकी मूर्ति के सामने अपनी जीप को रुकवाकर पान खाने के बहाने उसे निहारते। मूर्ति पर चश्मे की कमी को गरीब चश्मे वाले द्वारा दूर करने से वे उसका हृदय से सम्मान करते थे और उसकी हर बात जानना चाहते थे। चश्मे वाले के नहीं रहने पर जब एक बच्चे ने मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा दिया तो हालदार साहब एकदम भावुक होकर सम्मान से भर उठे। अब उन्हें नई पीढ़ी से भी देश प्रेम की आशा मिल चुकी थी। इन सब बातों से सिद्ध होता है कि वे एक सच्चे देशभक्त थे। और इसके अथवा में जो प्रश्न है वो है, लखनवी अंदाज पाठ में नवाब साहब के क्रियाकलाप से हमें उनकी जिस जीवन शैली का परिचय प्राप्त होता है, क्या आज की बदलती परिस्थितियों में उसका निर्वाह संभव है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो उत्तर क्या है? लखनवी अंदाज पाठ में नवाब साहब के क्रियाकलापों से हमें उनकी वास्तविकता से बेखबर बनावटी जीवन शैली का परिचय प्राप्त होता है। नवाब साहब द्वारा अकेले में खीरा खाने का प्रबंध करना और लेखक के आ जाने पर उन खीरों को सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंककर अपने नवाबी रईसी का गर्व अनुभव करना, इसी दिखावे का प्रतीक है। आज की बदलती परिस्थितियों में ये दिखावटी और बनावटी जीवन शैली में जीवन का निर्वाह संभव नहीं है, क्योंकि बनावटी और दिखावटी जीवन प्रकृति और प्रेरणा का आधार नहीं हो सकता। ऐसे में जीवन में न तो आनंद है, न वास्तविकता और न ही जीवंतता। सरल सहज गतिशील जीवन ही आज के समय की मांग है। आज के भौतिकवादी जीवन में रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए इस आडंबर युक्त जीवन शैली से उन्मुक्त होना अत्यंत आवश्यक है। अब बात करते हैं खंड द की। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 300 से 350 शब्दों में सारगर्भित निबंध लिखना है आपको। 4 अंकों का है। राष्ट्रीय एकता, पॉइंट पर प्रस्तावना, राष्ट्रीय एकता का महत्व, एकता के मार्ग में बाधाएं, राष्ट्रीय एकता की रक्षा, राष्ट्रीय एकता के उपाय, विजयदशमी या दशहरा, इस पर आप लिख सकते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं तो इसमें सह पर है, समाचार पत्रों का महत्व, इस पर आप निबंध लिख सकते हैं, अथवा स्वच्छ भारत अभियान पर आप निबंध लिख सकते हैं। तो राष्ट्रीय एकता के बारे में ये निबंध है, आप देख सकते हैं। प्रस्तावना, दूसरा राष्ट्रीय एकता का महत्व है, एकता के मार्ग में बाधाएं, राष्ट्रीय एकता की रक्षा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, जहां पर आपको इन आर्टिकल्स के या यूँ कहेंगे इस पेपर की पूरी PDF आपको वहां पर मिल जाएगी। तो इन सभी की PDF आपको मिल जाएगी, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने पढ़ लिया होगा इस पेपर की PDF
आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, ये एक मॉडल पेपर है, इम्पोर्टेंट पेपर है। ये मिशन 100 सिक्योरिटी के द्वारा बनाया गया है। आपने इसको पढ़ा, 20 मिनट में पूरा पेपर आपने लगभग अध्ययन कर लिया है। फिर भी इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करते हुए अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। हम आपको एक अन्य वीडियो में मिलेंगे, नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।